हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना है आज। और धारा 2 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। भैया अब धारा 3 पढ़ना है आज। मैं आप लोगों को एक एक सेक्शन करके बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। और जो भी कठिन वर्ड्स हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो मैं समझता हूँ कि ये हमको प्रॉब्लम होती थी पढ़ते समय, वो आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूंगा। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि धारा 3 में है क्या क्या, फिर अच्छे से बैरक में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो भैया देखिए, ये है धारा 3 आपका, ठीक है। अब धारा 3 में कुल मिलाकर 7 परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 3 में कितनी परिभाषाएं दी गई है भैया? तो 7, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा और छा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। का खा गा घा करके चूंकि दिया गया है, का से लेके छा तक। आइए एक एक करके देखते हैं इसमें है क्या। तो यह का में है रूढ़ी और प्रथा, यानी कि कस्टम एंड यूजेस। अब रूढ़ी और प्रथा है क्या? तो बेयर एक्ट में जो लिखा गया है पहले तो वो समझिए, ठीक है, फिर डिस्क्राइब करूंगा मैं डिटेल में। तो बेयर एक्ट में लिखा गया है कि ऐसा रूल जो लंबे समय से फॉलो किए जाने के कारण उसे विधि का बल मिल गया है। विधि का बल मतलब लॉ का फॉर्म, मतलब लॉ के रूप में उसको देखा जाने लगा है। ऐसा कोई रूल, जैसे मान लीजिए कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई रूल चलते आ रहे हैं, ठीक है, उसको माना जाने रहा है कि ये हमारे यहाँ का प्रथा ये है। जैसे हम लोग के यहाँ के का प्रथा है कि विवाह में कुछ कुछ चीजें होती है, कहीं कहीं सप्तपदी है, कहीं कहीं मतलब 7 फेरे होते हैं, कहीं कहीं 4 फेरे होते हैं। तो अपने रीति रिवाज के हिसाब से भैया, ठीक है। अब ऐसे बहुत से प्रथाएं होंगी, बहुत से रीति रिवाज होंगे, रूढ़ियाँ होंगी, जो कि कस्टम्स, मतलब बहुत से ऐसे कस्टम है कि जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। अब उसको हिंदू लॉ रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है। ज़्यादातर जगह हर विधि लगभग रिकॉग्नाइज करती है, उसको एक बल देती है कि अगर बहुत समय पहले से ये चली आ रही है तो भैया इसको एक लॉ के तरीके से माना जाएगा कि हाँ भैया, जैसे ये लॉ है उन लोगों के लिए जिसके लिए रूढ़ी या प्रथा चली आ रही है प्राचीन काल से, पुरातन से, उनके पूर्वजों से चली आ रही है, ठीक है। तो ऐसा रूल या लॉ, ऐसा रूल जिसे लंबे लंबे समय से फॉलो किए जाने के कारण विधि का बल मिल गया है। विधि का बल मतलब ये देख लीजिए, यहाँ पर एक शब्द है विधि का बल, मतलब जो बल लॉ का होता है, जो फोर्स, जो मान्यता लॉ की होती है, वही मान्यता यहाँ पर इस रूढ़ी या प्रथा का हो जाएगा। अब भैया दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय। तो क्या समझता है जिला न्यायालय से? तो भैया वही ना, जिला न्यायालय वही होगा ना जो सिविल कोर्ट होता है हम लोगों के यहाँ। सिटी का कोई भी जिला न्यायालय, मतलब कोई भी सिविल कोर्ट, व्यवहार न्यायालय। तो ये सिविल कोर्ट या तो होगा, या तो फिर कोई अन्य कोर्ट हो जिसको राज्य सरकार नोटिफाई कर दे ऑफिशियल गजट में कि भैया आज से ये जिला न्यायालय माना जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बेयर एक्ट में जो है भैया, मैं वही बताऊंगा। मुझे परपंच से मतलब नहीं है, कौन क्या है, कैसे है, मुझे परपंच में क्या है, किताबों में क्या है, मुझे नहीं पता। जो बेयर एक्ट कहता है, पता है आप लोग को एक बात बता दूं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजंस देती है वो सिर्फ बेयर एक्ट के बेस पे देती है भैया, कि बेयर एक्ट के कहने का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है बेयर एक्ट का। तो भैया बेयर एक्ट जो कहती है मैं तो वही मानता हूँ और वही मानूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उसी से सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे गुरुजी ने ऐसे ही पढ़ना सिखाया था भैया। तो आप लोग भी इसे जानिए कि सिविल कोर्ट या वह कोर्ट जिसे राज्य सरकार ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करे कि आज से इसे जिला न्यायालय माना जाएगा, तो वो जिला न्यायालय हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे सगा और सौतेला दो चीजें हैं। तो सगा भाई किसे कहते हैं या सगी बहन किसे कहते हैं? आप सगा किसे कहते हैं बताइए? आप अपने भाई बहन को सगा कहते हैं ना, जैसे मम्मी भी वही है, पापा भी वही है। जिस माँ से और जिस बाप से आप पैदा हुए हैं, उसी माँ उसी बाप से जो लड़का या जो लड़की पैदा होगी, जो भी बच्चा पैदा होगा, वो आपका सगा होगा, ठीक है। और सौतेला किसे कहेंगे? कि जैसे आपके जिस बाप से, जिस आदमी से आप पैदा हुए हैं, जो आपका पिता है, वही अगले का भी पिता हो, अगले किसी बच्चे का पिता हो, लेकिन आपकी माता एक्सपायर कर गई हो, तो आपके, मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी भी लड़के की माँ एक्सपायर कर गई हो, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद उससे एक बच्चा हो गया, मतलब जो पत्नी आएगी उससे एक बच्चा हो गया। तो वो जो बच्चा है वो उस लड़के का
जो पहले जिसकी माँ एक्सपायर कर गई होगी, उस बच्चे का सौतेला कहलाएगा, ठीक है, सौतेला भाई या सौतेला बहन, सौतेली बहन। तो भैया सगा में क्या होता है, माँ बाप दोनों सेम होते हैं, ठीक है, मदर एंड फादर सेम है, ठीक है, मदर एंड फादर सेम है। अब सौतेला में क्या होगा भैया, तो सौतेला में होगा फादर तो सेम है, फादर सेम है, लेकिन मदर डिफरेंट है, ठीक है, मदर डिफरेंट है। तो जिसमें माँ डिफरेंट है वो सौतेला कहलाएगा, ठीक है भैया। अब सहोदर देख लीजिए, ये डी वाले में है सहोदर, इस यूट्राइन ब्लड, ठीक है, ये सौगा और सौतेला को इंग्लिश में भैया फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड कहते हैं। अब सहोदर को क्या कहेंगे, यूट्राइन ब्लड। सहोदर अगर आप इसका सही से संधि विच्छेद करें ना हिंदी में, अर्थ अपने आप से निकाले, तो ये खुद ही लग जाता है कि सह उदर, सह उदर मतलब एक ही पेट से पैदा हुआ, मतलब माँ इसमें सेम होगी, ठीक है। तो भैया सहोदर का मतलब होता है कि एक ही माता से, ठीक है, परंतु पिता भिन्न हो, तो वो सहोदर कहलाएगा। एक ही माता से पैदा हुआ बालक सहोदर कहलाता है। अब अंगा में है कि विहित, विहित से क्या अभिप्राय है, तो विहित से मतलब है कि इस अधिनियम में जो भी नियम वर्णित किए गए हैं, ठीक है, जो भी लॉ डिफाइन किए गए, जो भी रूल डिफाइन किए गए, उससे तात्पर्य वही है, वो विहित है, ठीक है। विहित से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम या कानून, ठीक है। इस अधिनियम यानी किस अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बनाया गया कोई नियम या कानून विहित होगा, ठीक है। विहित से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम या कानून होगा, ठीक है। अब सपिंड नातेदारी बहुत आप लोग सुने होंगे, सपिंड 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 सपिंड, इंग्लिश में सपिंडा। तो सपिंड या सपिंडा, सपिंडा क्या होता है, सपिंडा ज्यादातर लोग कहते हैं कि माता से 3 पीढ़ी ऊपर पिता से 3 पीढ़ी नीचे, ठीक है। तो सपिंड, इसमें सपिंड नातेदारी में दो, जैसे सपिंड नातेदारी को चा में परिभाषित किया है, खंड चा में, ये देखिए खंड चा में सपिंड नातेदारी को परिभाषित किया गया, तो इसमें 2 है। एक तो सपिंड नातेदारी को डिफाइन करता है कि सपिंड नातेदारी में कौन कौन है, उसका विस्तार है पहले खंड में, और दूसरे खंड में है कि सपिंड नातेदारी का परीक्षण कैसे किया जाए कि ये लोग सपिंड नातेदारी में है, ठीक है। ये डिटेल में आप लोग को बेयर एक्ट में एक एक अक्षर समझाएंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा भैया। लेकिन अगर प्लीज वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, अगर पसंद आ रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है भैया, आप लोगों का ग्रोथ हो रहा है तो थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट हो जाए। अब भैया देखिए प्रतिसिद्ध नातेदारी, प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या है, ये सबसे लास्ट वाले खंड में दिखाया गया है। तो 2 व्यक्ति कब प्रतिसिद्ध नातेदारी में आएंगे, ये प्रतिसिद्ध नातेदारी में 2 व्यक्ति हैं, ये कब कहा जाएगा, इसके लास्ट वाले पार्ट के लास्ट वाले खंड के 4 उपखंड है, ठीक है। ये जो 6 है इसके 4 उपखंड है, चारों में बताया गया है कि कब प्रतिसिद्ध नातेदारी की कोटि में व्यक्ति आ सकेंगे, मतलब इस प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत व्यक्ति कब आ सकेंगे। तो आइए एक एक करके बेयर एक्ट में अच्छे से समझते हैं, और इसका पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा, मैं पार्ट 2 करके डालूंगा, उसी में रहेगा। आप लोग अच्छे से देखिए, अगर भैया समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमको भी मोटिवेट करिए, और बने रहिए चैनल पर अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो भैया बहुत से चैनल हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यार मैं एक स्टूडेंट हूँ, टीचर उचर तो हूँ नहीं, ना कोई टीचर हूँ भैया, ना ही कुछ हूँ, तो आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। और मैं इसलिए पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ भैया क्योंकि मुझे खुद बेयर एक्ट छूने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा पढ़ लिया था बेयर एक्ट को, इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि अब उठाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। और भैया सफल होने के लिए एक तो टाइम लगता है, दूसरे बहुत मेहनत लगती है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है। तो भैया इसीलिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो से आपका सपोर्ट हो रहा हो, आप लोग थोड़ा बहुत कुछ जानकारी कर रहे हो, इससे आप लोगों को जानकारी मिल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए, जय हिंद।